हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार फिर से आप सबके पाइवन क्लासेस में। और भाई आप सबको जिस वन शॉट का बेसब्री से इंतजार था कि सर वेव्स को लेकर बहुत ज्यादा डाउट हमारे मन में चल रहे हैं, वेव्स को लेकर ये, वेव्स को लेकर वो, वेव्स को लेकर ये, तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वन शॉट में लेकर आ गया हूं वेव की। ठीक है, तो भाई वेव की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। और यदि आपको इस वीडियो को देखकर मजा आए, ठीक है, आपको लगे कि सर एक बेहतरीन वीडियो है, तगड़ी वीडियो बनाई है और कम समय में हम बात करेंगे, कम समय में लेकर और आपको हर एक चीज डिटेल से समझाते हुए चलेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना वेव ऑप्टिक्स शुरू। और आपको एक बात करनी है कि अगर आपको इस वीडियो में मजा आए, चीजें बढ़िया लगे, तो फटाफट से एक काम जरूर करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि ऐसे ही मैं फटाफट आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो ला सकूं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग वेव को लेकर। तो एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि अचानक से हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है, और गेस्ट में भाई हमारा अगले दिन पेपर है, और गेस्ट में के साथ में कुछ बच्चे भी आ जाते हैं। अब बच्चे होते हैं शरारती। अब जब बच्चे शरारती होते हैं तो बार बार वो आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, आपको पढ़ने नहीं दे रहे, तो आपको क्या होगा, अब 2 बार समझाओगे भाई मान जा, फिर समझाओगे भाई मान जा, फिर समझाओगे भाई मान जा, नहीं मान रहा, फिर उठा के आप क्या दोगे उसमें, लह रेपटा। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद में वो अपना गाल लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाएगा कि भैया, और रोना चालू कर देगा। अब दूसरी बात आपको यह समझनी है कि ऐसा क्या हुआ। हुआ ये कि जब वो आपको बार बार क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो आपको डिस्टर्ब कर रहा था। और जब आपको डिस्टर्ब कर रहा था तो आपके अंदर क्या हुआ, वेव्स जनरेट हो गई, गुस्सा आया है ना, तो आपके पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस हो गया। आपके पार्टिकल्स में जैसे डिस्टरबेंस हुआ, तो आपके पार्टिकल ने दूसरे के गाल पर भी डिस्टरबेंस कर दिया। ठीक है, तो यही नेचर है बस वेव का। तो व्हाट इज वेव, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज वेव, तो वेव आपका होता है द नेम ऑफ डिस्टरबेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम के इस वीडियो में इसी डिस्टरबेंस के बारे में बात करेंगे। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आप सबके पाइवन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, वेव को बहुत अच्छे तरीके से एंड करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे, मजा आए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने उन दोस्तों को भेज देना जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और एग्जाम आने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं वेव। तो वेव हमने लिखा हुआ है कि वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो वेव क्या होता है कि जब हमारे पार्टिकल्स के अंदर या कोई भी मीडियम है, उस मीडियम के पार्टिकल के अंदर क्या हो जाता है बेटा, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है उसके पार्टिकल्स में। ठीक है, तो बस इसी वाइब्रेशन से एक डिस्टरबेंस हो जाएगा पार्टिकल में, और इसी डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, वेव्स आर द एनर्जी एंड मोमेंटम कैरियर। आप ऐसा भी कह सकते हो कि वेव्स ही क्या करती हैं, एनर्जी और मोमेंटम कैरियर होते हैं। भाई जब वो बच्चा आपको बार बार परेशान कर रहा था, तो उसने क्या किया, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया है ना, तो आपकी एनर्जी उठी और फटाफट से उसके गाल पर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझेंगे कि ये एनर्जी एंड मोमेंटम कैरियर भी होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि इन वेव्स मोशन द पार्टिकल रिमेन्स एट देयर मीन पोजीशन। ध्यान रखना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब भी किसी मीडियम में वेव ट्रेवल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगी। इन वेव मोशन द पार्टिकल्स रिमेन्स एट देयर मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो भाई, ये आपके पास में एक तालाब है, आपने इसमें पत्थर डाल दिया। जब आपने इसमें पत्थर डाल दिया, तो इसके चारों इस तरह से वेव्स जनरेट हो जाएंगी, और ये वेव्स कहां तक पहुंचेंगी, इसके किनारे तक, है ना, यहां तक पहुंचेंगी। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं हटेंगे। जैसे आपने पत्थर डाला तो यहां गड्ढा हो जाना चाहिए था, और एक्चुअली में होता भी है। लेकिन जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, पार्टिकल वापस से इसको भर देते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो पार्टिकल क्या करते हैं, जो पहला पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, बट अपनी मीडियम को नहीं छोड़ते। तो लिखा हुआ यहां पर, इन वेव मोशन द पार्टिकल रिमेन्स एट देयर मीन पोजिशन। ठीक है, दे ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये एनर्जी और मोमेंटम को ही ट्रांसफर करते हैं, विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम। ये मीडियम को ट्रांसफर नहीं करते। इट मींस जो पार्टिकल जहां पर था वैसे ही रहता है, बस अपनी एनर्जी दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को दे देता है। तो बस इस तरह से क्या होता है बेटा, चार एनर्जी एंड मोमेंटम ही आपका क्या होता है, शिफ्ट होता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी मीन पोजीशन में बने रहते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं है।
बात समझ में आ गई? एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वेव मोशन क्या है या वेव क्या है। तो द नेम ऑफ डिस्टरबेंस, बस इतना से याद कर सकते हो आप लोग, द नेम ऑफ डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको मजा आने वाला है, तो शुरुआत हमने कर दी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जर्नली हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ वेव होती हैं। ठीक है, जर्नली हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ वेव होती है, बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मैकेनिकल वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एंड मैटर वेव्स होती है। इनके बारे में समझेंगे, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो केवल मैकेनिकल वेव है, तो हम इन पर ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी सबको बस हम एक एक वर्ड में समझ लेंगे, एक एक लाइन में समझ लेंगे कि क्या क्या होती है, और फिर हम लोग बात करेंगे अपनी किस पर, मैकेनिकल वेव्स पर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पर। वेव्स के बाद में हम लोग टाइप ऑफ वेव्स की बात करते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको अभी बताया था कि वे 3 टाइप की वेव्स होती है आपकी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस इसी के बारे में बात करता है, मैकेनिकल वेव्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स के बारे में स्टडी करना है। तो पहले मैं चीजें आपको समझा दूं कि मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है एंड मैटर वेव क्या है, इनके बाद फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो बेटा देखो, मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं? द वेव दैट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल या टू प्रोपोगेट, सॉरी, टू प्रोपोगेट, यानी किसी भी ऐसी वेव को जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। बेसिकली एक जो मैकेनिकल वेव होती है 2 टाइप की होती है, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल को ही हमें बहुत अच्छे से इसमें समझना है, यही आपको वेव के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इसलिए यहां पर नहीं समझा रहा हूं, अगली स्लाइड में या अगले पेज पर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव होती क्या है। वैसे आप लोगों ने इसे 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब आप लोग साउंड पढ़ रहे होंगे, वहां भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं? द वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी ऐसी वेव जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती भाई प्रोपोगेट होने के लिए। आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सनलाइट, सोच कर देखो। ठीक है, सन की जो लाइट है, मान लो ये सन है और ये अर्थ तक पहुंच रही है, तो जब सन की लाइट अर्थ तक पहुंचेगी तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, यहाँ अर्थ के पास में तो चलो मीडियम हो गया, लेकिन अर्थ के बाहर देखिए, यहाँ तो स्पेस है ना, और इस स्पेस में कहाँ मीडियम है? इस स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है जो इस वेव को लेकर आ जाए, नहीं लेकर आएगा ना। तो इसीलिए जो सन की लाइट्स है वो किसके फॉर्म में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है। तो सनलाइट भी क्या है, इसका एक एग्जांपल है। दूसरा माइक्रोवेव हो गया, एक्सरे हो गया, ये सारी कौन सी वेव होती है भाई साहब? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। समझ गए ना? अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इनको चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए ही नहीं। दूसरी बात क्या होती है? मैटर वेव्स। मैटर वेव्स देखो, अब एक और बात बता दूं कोई बेहतरीन सी, अभी तक हम लोग चल रहे थे कि मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब एक डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट आते हैं और वो ये कह देते हैं भाई साहब कि एवरी मैटर बिहेव्स लाइक अ वेव, कि हर मैटर क्या है, किसकी तरह बिहेव करता है? मैटर की तरह, यानी मैं, तुम, हम सब। लेकिन हम में ये नोटिसेबल नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये नोटिसेबल होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीजों में ये आपको विजिबल होगी, लेकिन हम जैसे लोगों में ये विजिबल नहीं होती। बट उन्होंने यही बताया था कि द वेव्स प्रोपोगेट बाय द मूविंग मैटर्स, यानी कोई भी मैटर है ना, उसके मोशन से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं मैटर वेव। ठीक है, तो ये 3 टाइप की वेव है, लेकिन इन तीनों में से भी हमें 2 टाइप की पढ़नी है, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो चले शुरू करते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो भैया अभी हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ने वाले थे, जिसमें से 2 वेव हमारी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल। अब 2 क्या, 2 तो होते ही है टोटल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ट्रांसवर्सल वेव 9th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, सारी चीजें आप समझना। देखो, these are the waves in which the particles of medium vibrate perpendicular to the direction of wave। देखो, ये ऐसी वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो वेव की डायरेक्शन, जैसे वेव देखो, ये लाइन देख रहे हो, वेव इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? अप एंड डाउन परपेंडिकुलर, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, यानी वेव तो चल रही है इधर ही, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे 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 फिर आगे बढ़ रहे हैं।
तो बस इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव। अब जब ये पार्टिकल्स इस तरह से अपना डिस्प्लेस्ड हो रहे थे, तो भाई देखो ये वेव ऐसे जा रही है, अब इसके ऊपर गया, फिर इसके नीचे गया, फिर इसके ऊपर गया, फिर इसके नीचे गया। तो यानी इस तरह से मोशन करते हैं, जैसे ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा। तो बेटा जब ये ऊपर गया ना, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। या फिर नीचे की तरफ जितना इसने मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड किया है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, बात ध्यान रखना। और ये जो हाईएस्ट इसका होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। और जो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम कहते हैं ट्रफ। जो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद में जैसे ये एक क्रस्ट हो गया, फिर ये दूसरा क्रस्ट हो गया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, यानी वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ। अब ये मुझे बतानी तो आगे वाली चीज में थी, आगे वाले पेज में, पर मैं यहाँ साथ साथ बताते चल रहा हूँ, फिर वहां पर आपको क्या कर दूंगा, ऐसे में लिख कर दिखा दूंगा कि ये होती चीजें। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। वेव की प्रॉपर्टी में सारी बातें आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बेटा वेव की डायरेक्शन के पैरेलल चलते हैं। आप देखोगे कि वेव भी ऐसे चल रही है और पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, पैरेलल वाइब्रेट हो रहे हैं इस तरह से। तो ये जो वेव होगी ये कौन सी हो जाएगी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और आपने पढ़ा होगा कि साउंड इज अ टाइप ऑफ, कौन सी वेव, जल्दी बताओ फटाफट से, साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद में आपको बता दूं, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो यहां पर क्रस्ट एंड थ्रफ नहीं बनते, यहां पर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या होते हैं, तो बेटा जब पार्टिकल्स आपस में ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे, तो एक टाइम बाद ये पार्टिकल्स आपस में क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। देखो ऐसे, जब ये पार्टिकल पास पास आएंगे यहां वाली कंडीशन में, तो ये बनाते हैं कंप्रेशन। एंड जब पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं तो ये बनाते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, जब पार्टिकल पास पास रहेंगे तो कंप्रेशन, जब पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो बनाएंगे रेयरफैक्शन। तो ये आपको प्रोपोगेंडा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसवर्सल वेव किसे कहते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने दिमाग में एकदम छप गया होगा सारी चीजें। उसके बाद में अब हम लोग चल रहे हैं अपना, जब हम लोगों ने इसको ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को कवर कर लिया है, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ भैया, इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। कुछ बहुत सारी बातें आप लोगों को बतानी है इनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को इनके बारे में पढ़ लेनी है, क्योंकि ये काम आने वाली है अभी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे वो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, स्पीड वेव। ठीक है, वेव की स्पीड को लेकर ही पूरा चैप्टर बना हुआ है, लैपलास करेक्शन, न्यूटन्स लॉ, सारी चीजें इसी में आएंगी। तो एक बार अच्छे से इसको स्टडी करते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो एम्पलीट्यूड तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं, चाहे वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कर रहे हो, चाहे वो क्या करते हैं आपके क्रस्ट एंड थ्रफ बनाते हैं, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं ए। उसके बाद में टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक साइकिल को पूरा करने में, ठीक है, चाहे कंप्रेशन की हो चाहे रेयरफैक्शन की हो, ये जो है ये आपकी एक साइकिल है। इस एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, तो फ्रीक्वेंसी होती है सर जी, एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल वो कंप्लीट करेगी। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकंड, एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल वो कंप्लीट करती है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ। उसके बाद में वेवलेंथ क्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू थ्रफ, यानी दो क्रस्ट या दो थ्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रेयरफैक्शन, या फिर दो कंप्रेशन और दो रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कह रहे थे, वेवलेंथ कह रहे थे। नेक्स्ट जो हमें अभी स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें स्टडी करना है वेव स्पीड के बारे में। तो द रेट ऑफ कवर वेवलेंथ, वेवलेंथ को ट्रेवल करने के लिए, कवर करने के लिए जो भी समय लगता है, टाइम लगता है, उसी को हम कहते हैं, आपका जल्दी बता दो, वेव स्पीड कहते हैं, वही जो आपने स्पीड नॉर्मल पढ़ी है। अब जैसे वेव की स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि वेव स्पीड है v, तो भाई लैम्डा अपॉन में t हो जाएगा, है ना। और 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी होता है आपका f, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n या लैम्डा इंटू f। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा आपका, ये आपका स्पीड ऑफ वेव हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। अब थोड़ी सी हमें बात करनी है कि देखो हमने जो स्टडी करना है, दो चीजों को स्टडी करना है, एक तो होते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्सल वेव।
तो दोनों का ही जो बेटा जो स्पीड होती है ना, तो दोनों की जो स्पीड होती है वो लिक्विड एंड गैसेस में वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हमें बात करनी है इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इनका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे एंड हम लोग इनको चीजों को समझाएंगे भी किस तरह से काम करती है। जैसे ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करेंगे, फिर किसके बारे में करेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करेंगे, फिर इसी को लेकर हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन्स ने क्या अपना लॉ दिया था, और फिर हम बात करेंगे कि इसमें जो है लाप्लास ने क्या करेक्शन किया था। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग बनाते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो अब इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज की तरफ आ चुके हैं जिसे हमें प्रूफ भी करना है कि स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। ये एक टाइट स्ट्रिंग है आपके पास में, जैसे आप गिटार बजाते हो, ठीक है, तो उसकी जो आपने स्ट्रिंग देखी होगी, तो भाई उसमें क्या होता है, पहले तो टेंशन जनरेट होती है, ठीक है, तभी तो आप उसको बजाते हो। टेंशन के साथ साथ में उसमें एक मास पर यूनिट लेंथ है ना, मास भी तो होता है। तो वो चीज सब सारी चीजें डिपेंड करती है कि भाई जैसे आप एक गिटार बजा रहे हो तो उसकी वायर में कितना टेंशन है, कितना मास पर यूनिट लेंथ उस पर काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि V इज इक्वल्स टू रूट टी अपॉन में n। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अब आप बोलोगे सर जी एक आया कहां से, इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमारे सिलेबस में से प्रूफ कैसे करना है आप लोगों को डायमेंशनली, डायमेंशन के थ्रू प्रूफ करना है इस फॉर्मूले को। डायमेंशन वाइज जो चैप्टर नंबर 2 में थी, ठीक है, याद आया होगा आप लोगों को। तो हम लोग ऐसे इसको कर लेते हैं प्रूफ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। मैं एक ही प्रूफ करूंगा, बाकी सेकंड वाला जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है वो आप खुद करके देखना, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। तो भाई हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको कि जो हमारा वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है टी की पावर a और मास की पावर b। और ये जो मास है वो मास नहीं है, मास पर लेंथ है ना, तो आप ऐसे m/l कर सकते हो इसको, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो जब भी हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, वी नीड अ कांस्टेंट, ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे, तो m0 LT-1 होता है, के टेंशन का फॉर्मूला MLT-2, और ये हो जाएगा ML-1। ठीक है जी, मास पर यूनिट लेंथ था ना, तो m होता है और L-1 हो गया। तो आप बोलोगे सर m0 LT-1, ठीक है जी, और इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, m की पावर b, l की पावर -b। ये सारी चीजें प्रूफ हो गई। अब हम लोग इनको एक साथ वेराई कर लेंगे, m की पावर 0 LT-1, ये जो पावर a में है, m वाली पावर है, तो हो जाएगी m की पावर a प्लस b। ठीक है भैया, उसके बाद में आप बोलोगे सर l की पावर a माइनस b, और t की पावर हो जाएगी -2a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे जी पावर की, कंपेयरिंग द पावर्स। ठीक है, पावर की जब हम कंपेयर करेंगे, देन यू गॉट टू नो, आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ m की पावर क्या, a प्लस बी, और यहाँ क्या 0, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ क्या a माइनस बी, a माइनस बी, और यहाँ क्या पावर, आप बोलोगे सर l की पावर 1 है, यहाँ क्या t की पावर -2a, ठीक है, और यहाँ t की पावर क्या है, माइनस का 1। तो आप इसे कैंसिल कर दोगे, a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। अगर a इतना है तो b आप यहाँ रखेंगे, किसी भी उसमें रख लो, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a और b निकालना हम लोगों को, तो a की वैल्यू 1/2 है, प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b हो जाएगा आपका क्या भैया, जल्दी बताओ, -1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपकी b की पावर, ये होगी आपकी a की पावर। ठीक है, तो दोनों हम लोगों को वैल्यू मिल गई। अब हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, तो v प्रोपोर्शनल था t की पावर a और m की पावर b। तो आप इसे लिखोगे सर, यहाँ पर पुट करोगे तो v इज इक्वल्स टू k t की पावर हाफ इंटू m की पावर -हाफ, जो -हाफ थी वो नीचे आ जाएगी, k t की पावर हाफ m की पावर हाफ, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका रूट में t अपॉन में m। ये क्या है, k कांस्टेंट है, एयर के लिए 1 होता है, तो बात ये खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप इतना समझोगे कि जो v की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, रूट में t अपॉन में m। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का ड्राइव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है, जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, और उसे आप मुझे प्रूफ भी करके दिखाओगे कि ये होगा कैसे। ठीक है, आप अपने घर पर इसको प्रूफ करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने क्या है वैसे आप उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स देखो, अभी हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के बारे में और उसके हमने फॉर्मूले को भी ड्राइव किया है। अब थोड़ी सी मैं एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना बेटा, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव वो ओनली एंड ओनली सॉलिड्स में ही ट्रेवल करती है। किसमें ट्रेवल करती है, सॉलिड्स में। लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो आपके देखो यहाँ पर लिखा भी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ट्रेवल करती है। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि विच वन इज द वेव दैट कैन ट्रेवल इन ऑल द मीडियम्स, जो सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, उसको हम कहते हैं, जल्दी बताओ कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव।
जो सभी मीडियम में ट्रेवल करती है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं, तो इसी बेस पर जो स्पीड ऑफ वेव है ना, ये जो वेव हमारी चल रही है हमने किस में लिखा है, लिक्विड एंड गैसेस में। तो इसमें इसी वजह से जो हमारी वेव है उसका जो आपका वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगा, बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो बल्क मॉडुलस हम लोगों ने लेट कर लिया बी है, एंड जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो आपकी रो है, तो v इज इक्वल्स टू आ जाता है रूट में b अपॉन में रो। और इसका प्रूफ आप लोग वैसे ही करेंगे कि v b की पावर a और रो की पावर b, समझ गए ना। इसको आप प्रूफ कर लेंगे, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन रखेंगे और डेंसिटी का डायमेंशन रखेंगे, एंड देन आप उसको प्रूफ करेंगे, देन यू गॉट टू द आंसर v इज इक्वल्स टू रूट b अपॉन में रो। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो स्पीड है, अब स्पीड कोई सी भी हो सबका एसआई यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी ऐसे निकाला जाती है, ठीक है, और इन बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं किसकी तरफ में, फटाफट से न्यूटन्स लॉ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो भाई स्पीड ऑफ साउंड के बाद में न्यूटन का जो फॉर्मूला था स्पीड ऑफ साउंड को लेकर, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से आप लोगों से बात करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, ये सारे बच्चे इसको एकदम तरीके से समझेंगे कि भाई होता क्या है। देखो, अभी तक हम लोग ये जानते थे कि जैसे साउंड चलता है तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ऐसे इन्होंने बोला कि साउंड जब चल रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जब साउंड चलता है तो वो जो प्रोपोगेशन होता है साउंड का वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड है तो देख रहे हैं तो आप लोग साउंड की स्पीड देखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। आइसोथर्मल उन्होंने क्यों कहा, बिकॉज ऑफ जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है तो यहाँ पर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हो रहा था, ठीक है जी, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन चीजें हो रही थी। जब कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है तो न्यूटन अपना एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है वो इतने स्लोली प्रोड्यूस होते हैं कि उनमें जो हीट है ना, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में हीट का जो है एक्सचेंज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर, और इस हिसाब से जब ये स्लोली मूव करते हैं या स्लोली ये फॉर्म होते हैं तो जो हीट है वो कहां चली जाती है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर हीट है कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में, कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में वो दोनों में सेम होती है। इट मींस कहने की बात यह है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। ये कौन बता रहे हैं, न्यूटन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। इसके लिए उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड में जो v इज इक्वल्स टू होता है बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, ये बन जाता है v इज इक्वल्स टू p अपॉन में डेंसिटी, p फॉर प्रेशर। अब ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, कहां से प्रूफ किया है, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि pv इज इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आप लोग यहां पर ले सकते हो, जैसे k हमने मान लिया, और अब हम इसका डेरिवेट करते हैं, ठीक है, इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, है ना। तो डेरिवेटिंग आप लोग लिख लेंगे यहां, डेरिवेटिंग ऑन बोथ साइड, है जी, हम इसका डेरिवेट कर रहे हैं। तो नाउ डेरिवेटिंग ऑन बोथ साइड, तो वी गेट p इंटू dv और v इंटू dp इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो हमें यहां गेट होगा कि p इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस v इंटू dp, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप इसको लेकर जाओगे तो ये p इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का v dp अपॉन में dv, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू dp अपॉन में dv अपॉन में v, और ये हो गया माइनस। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो फॉर्मूला है p इज इक्वल्स टू भाई डेल्टा p अपॉन में डेल्टा v अपॉन v, क्या ये बल्क मॉडुलस नहीं होता है, ये जो सारी वैल्यू है क्या ये बल्क मॉडुलस की नहीं होती है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, जो बल्क मॉडुलस था वो ये कहता है कि सर जी प्रेशर और विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में प्रेशर लगाते हैं यानी एक यूनिट फोर्स लगाते हैं तो भैया वो क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इन दोनों के रेशियो को बल्क मॉडुलस हम लोगों ने कहा था। तो ये भी तो फॉर्मूला वही निकल कर आ गया, और साइन होता है नेगेटिव, तो हम b के स्थान पर क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। हेंस जो ये फॉर्मूला हम लोग ले रहे थे v इज इक्वल्स टू रूट b अपॉन में डेंसिटी, ये हो जाएगा रूट p अपॉन में डेंसिटी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ये आपका न्यूटन का फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इतनी बात आपको समझनी है। लेकिन यहीं पर जब ये फॉर्मूला ये ड्राइव करते हैं तो यहीं पर लाप्लास आते हैं और वो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। लाप्लास क्या कहते हैं, लाप्लास ये कहते हैं कि भाई जो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहा है, ध्यान से समझ मेरी बात को एकदम तरीके से, वो ये कहते हैं कि जब ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनते हैं ये इतने फास्ट बनते हैं, न्यूटन ने कहा स्लोली बनते हैं, लेकिन बस गलती इतनी है न्यूटन की कि भाई इन्होंने बोला कि ये जो है कांस्टेंट है, ये जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है,
लेकिन लाप्लास आकर ये कह रहे हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस ना होकर एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। यानी जिसको आप ये कह रहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है? ये जो आपका साउंड का प्रोपोगेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस ना होकर ये क्या होता है बेटे? ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये कौन आकर बता रहे हैं? लाप्लास। अब लाप्लास ऐसा क्यों कह रहे हैं तो इसके बारे में सुनेंगे। बिकॉज ऑफ इन्होंने कहा था, न्यूटन ने कहा था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन स्लोली बनते हैं, लेकिन जो लाप्लास है वो ये आकर करेक्ट करते हैं कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है वो स्लोली ना बनकर फास्टली बनते हैं, और इतने फास्ट बनते हैं कि इनके बीच जो हीट है उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता। ठीक है, अब ये बोलोगे कि सर ये मैथमेटिकली प्रूव कैसे हुआ? क्योंकि भाई साहब ये करेक्शन इसलिए भी सही था क्योंकि जैसे साउंड की एक स्पीड होती है ना, साउंड की एक स्पीड होती है किसमें? आप बोलोगे एयर में। तो एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो 334 समथिंग आता है, 334 कहीं 340 के आसपास भी आता है, तो ये इसमें आता है। लेकिन जब हमने न्यूटन का फॉर्मूला लगाया तो लगभग इससे 16% जो थी स्पीड कम आई। मतलब जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें सारी वैल्यू पुट करी तो यहां से जो साउंड की स्पीड निकल कर आती है वो इससे 16% कम आती है। इसलिए लाप्लास के मन में सवाल आया कि भाई कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ की है बात। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो आप ये कह रहे हो ना कि ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। वो आइसोथर्मल ना होकर वो कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर जो आप हीट को कह रहे थे कि हीट यहां पर क्या हो जाती है बेटा? कांस्टेंट हो जाती है। वो हीट कांस्टेंट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतनी फास्टली फॉर्म होते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ हीट कर ही नहीं पाते। कहां? एटमॉस्फेयर में। यानी उन्होंने ये बताया कि जब कंप्रेशन होता है तो हीट का अमाउंट ज्यादा होता है, जब रेयरफैक्शन होता है तो हीट का अमाउंट कम होता है, फिर जब कंप्रेशन होता है तो हीट का अमाउंट ज्यादा होता है, फिर जब रेयरफैक्शन होता है तो हीट का अमाउंट कम होता है। तो इस हिसाब से इन्होंने बोला कि भाई हीट जो है यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस ना होकर एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। फिर ये अपने कंक्लूजन लेकर आते हैं। तो बस लाप्लास के करेक्शन को यही से हम प्रूव करेंगे। बस वो इतना मान लेते हैं कि जहां इन्होंने कहा था कि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो कहते हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी एक आइसोथर्मल प्रोसेस ना होकर बस एडियाबैटिक प्रोसेस है, इतना अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, बस बात खत्म। तो आई इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे लाप्लास को करेक्शन को लेकर कि और क्या उन्होंने फॉर्मूले में ऐड किया। ओके, अभी तक हमने लाप्लास के बारे में बहुत सारी बातें करी और वो मैंने यहाँ पर स्टेट भी कर दिया है, तो आप इन लोगों इसको राइट डाउन भी कर लेंगे। मैं बता देता हूं पढ़ के क्या लिखा है कि न्यूटन एक्सप्लेन दैट द साउंड प्रोपोगेशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट लाप्लास करेक्टेड द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कि ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है इसने कहा था आइसोथर्मल है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, नहीं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा बिकॉज, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि व्हेन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, जब हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करते हैं द इन न्यूटन्स फॉर्मूला या इन न्यूटन्स थ्योरी इट वाज 16% लेसर देन द किससे? ओरिजिनल स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि जो इनका वैल्यू था वो 16% कम था ओरिजिनल वैल्यू ऑफ साउंड से। तो इसको लेकर भाई कहीं ना कहीं तो दिमाग में थॉट जाता ही कि भाई ये जो इन्होंने थ्योरी दी है या जो इन्होंने फॉर्मूला दिया वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। तो लाप्लास ये कहते हैं, अब लाप्लास क्या करेक्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कि पीवी की पावर गामा क्या है? कांस्टेंट है। अब हम इसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो आप बोलोगे सर पी, तो हम डीवी किसका करेंगे? इसका करेंगे। अब देखो इसका कैसे डेरिवेटिव होता है, मान लो ये x की पावर कुछ भी होती है ना, x की पावर 2 होती, तो कैसे आप करते? आप बोलते सर 2 को आगे लेकर आओ, x की पावर में से 1 माइनस कर दो, तो इस हिसाब से ये 2 x की पावर 1 ऐसे बच जाती। तो सेम यहां पर भी जब हम इसे डेरिवेट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा p गामा आगे आ जाएगा और v की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, गामा -1 हो गया, है ना। p बाहर है, गामा आगे आ गया, v की पावर गामा -1 और ये v का अलग से करोगे तो dv हो गया। ठीक है जी, प्लस में v की पावर गामा अलग है और इसका हो जाएगा dp इज इक्वल्स टू 0। एक बात मुझे बताओ यहां से, p गामा v की पावर गामा अपॉन v की पावर 1, क्योंकि जो v की पावर गामा -1 है, क्या इसको आप v की पावर गामा इंटू v की पावर -1 नहीं करोगे? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो गामा -1 ही तो बचेगा, और ये v की पावर -1 को 1 अपॉन v रख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में v की पावर गामा इंटू dp बराबर में कितना हो गया? 0। आप बोलोगे सर v की पावर गामा जो है कॉमन आ गया तो p गामा अपॉन v, सॉरी यहाँ dv भी है, ठीक है, dv और प्लस में dp इज इक्वल्स टू 0। ये इधर जाके 0 बन जाएगा तो टोटल आ जाएगा p गामा इंटू dv अपॉन में v
ठीक है जी, और प्लस में dp इक्वल्स टू 0। ये dp उधर जाएगा तो p गामा dv इज इक्वल्स टू माइनस dp अपॉन में v। v इधर जाएगा तो p गामा dv इज इक्वल्स टू v इंटू dp। तो यहां से अगर हम गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा गामा इज इक्वल्स टू इधर हो गया v इंटू dp, ठीक है, अपॉन में p इंटू dv। ठीक है जी, इतनी बात निकल कर आ जाएगी। तो अब ये जो गामा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dp अपॉन में p इंटू v अपॉन में dv। ठीक है, अब ये जो होता है कि dp अपॉन में p और v अपॉन में dv, dp अपॉन p v इंटू dv। अब इसको अगर हम p को इधर ले आए तो गामा इंटू p ये बन जाएगा dp इंटू v अपॉन में dv। इसको आप करोगे गामा p इज इक्वल्स टू dp अपॉन में dv अपॉन v। तो क्या ये फिर से बल्क मॉडुलस नहीं बन गया? जल्दी बताओ, क्या ये फॉर्मूला फिर से बल्क मॉडुलस बन गया? तो इन्होंने कहा कि भैया यहां पर जो है बल्क मॉडुलस में, अब देखो अंतर क्या है, उन्होंने केवल कितना आया था, न्यूटन के फॉर्मूले से केवल p आया था, बल्क मॉडुलस किसके इक्वल था, प्रेशर के। लेकिन यहां पर जब इन्होंने इसको एडियाबैटिक प्रोसेस माना तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, गामा इंटू पी। तो अब जो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी है ना, वो कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू होती थी बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। तो अब ये स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा बेटा गामा p अपॉन में रो। तो ये जो गामा है ये क्या होता है, तो गामा यहां पर जो है बेटा एक कांस्टेंट है cp अपॉन cv। ठीक है, कितना है, cp अपॉन cv, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा के हमने यहां पुट कर दी, तो बस यही लाप्लास का करेक्शन है। और जब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो एग्जैक्ट वही वैल्यू निकल कर आती है जो ओरिजिनल साउंड की वैल्यू होती है। दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, इतनी कोई दिक्कत, आराम से समझ में आई होंगी सारी बातें आप लोगों को एकदम तगड़े तरीके से। तो आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपको न्यूटन्स का फॉर्मूला समझ में आया होगा और उस पर लाप्लास का करेक्शन समझ में आया होगा कि लाप्लास ने क्या करेक्शन किया था। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। और अगर भाई मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो एक बार फटाफट से एक तो बनता है कि लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही आपके लाइक एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देते हैं और भाई मजा आता है कसम से पढ़ाने में। बेशक कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप जब सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो या फिर कोई भी कमेंट करते हो कि सर बढ़िया पढ़ाया आपने, तो मजा आता है चीजें, फिर और मोटिवेट होकर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो एक बार फटाफट से आप लोग जरूर करके जाना भाई साहब, अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है भाई, चलो अब अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलो अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज किस बारे में है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की जो स्पीड है उसको कौन कौन सी बातें इफेक्ट अपना डालती है। तो भाई देखो, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं आपको, बहुत तगड़े तरीके से आपको समझ में आने वाला है। गामा पी अपॉन में रो, रो क्या है डेंसिटी, पी क्या है प्रेशर, और गामा क्या आपका कांस्टेंट है जो कि होता है आपके पास, मैंने बताया। पहला लिखा है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। भाई देखो, नॉर्मली आपको देखने में फॉर्मूला लग सकता है कि भाई v इज प्रोपोर्शनल टू द p, कि अगर p घटेगा बढ़ेगा तो आपका जो साउंड है वो का स्पीड है वो भी घटेगा या बढ़ेगा। इफेक्ट, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है जी, ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, साउंड की स्पीड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहली बात तो आप ध्यान से सुन लो, ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं एक रीजन बताता हूं कि भाई आपने ये चीज तो पढ़ा होगा ना, PV इज इक्वल्स टू RT, पढ़ा है कि नहीं, एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से। PV इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है आप लोगों ने, RT, ये वैल्यू पढ़ी है आप लोगों ने। अब जो V है, ठीक है ना जी, जो V होता है वो मास होता है ऑन अ यूनिट वॉल्यूम, है ना जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पार्टिकल ऑन अ यूनिट वॉल्यूम। तो आप ये देखोगे कि P इंटू वॉल्यूम की जगह क्या रख दोगे, यहां पर आप लोगों के मास इंटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू RT, ऐसे लिख लो। ठीक है, वॉल्यूम इंटू मास, ऐसे आराम से समझ में आएगा। तो जब आप P निकालने जाओगे, मास अपॉन डेंसिटी, सॉरी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू RT। V4 क्या यहां पर वॉल्यूम है, P क्या है प्रेशर, R क्या है गैस कांस्टेंट, एंड T क्या है टेम्परेचर। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है वो मास अपॉन में डेंसिटी होता है। ठीक है जी, तो P अपॉन में रो इज इक्वल्स टू RT अपॉन में M। अब जब गैस कांस्टेंट थी तो भाई ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो P अपॉन रो क्या अपने आप में कांस्टेंट है, और गामा अपने आप में यहां पहले से कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल्स टू हो गया सर जी, हम लोग अगर देखना चाहें तो गामा P अपॉन में रो, तो ये जो चीज है ये अपने आप में क्या हो जाती है, कांस्टेंट।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या बढ़ जाएगा, आपका डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर जिस रेशियो में प्रेशर कम होगा उसी रेशियो में आपका डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो मेरे कहने की बात यह है आप लोगों से कि जिस रेशियो में प्रेशर घटता या बढ़ता है उसी रेशियो में आपका डेंसिटी भी घटता या बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि जो प्रेशर है उसका साउंड के स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ। अब दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो V इज इक्वल्स टू, आपने अभी मैंने फॉर्मूला निकाल के दिया, गामा RT अपॉन में M। ठीक है जी, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट T। तो भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ध्यान रखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो भैया स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरी बात होती है ह्यूमिडिटी। ठीक है जी, ह्यूमिडिटी, इसको जरा आसानी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, जो एक होता है जो एयर होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है जो एयर बिल्कुल कैसी होती है, शुष्क वाली एयर होती है। ठीक है, तो एक तो होती है बिल्कुल जो आपकी ड्राई एयर होती है। ठीक है, ड्राई एयर। और एक होती है जो मॉइस्ट एयर होती है आपकी, है ना, जिसमें ह्यूमस होती है भरी हुई। तो दो तरह की आपके पास में एयर होगी, एक होगी ड्राई एयर और एक होगी आपके पास में मॉइस्ट एयर। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बेटा जो ड्राई एयर होती है ना, ध्यान से सुनेंगे, इसकी डेंसिटी हाई होती है। इसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। और जो मॉइस्ट एयर होती है उसकी डेंसिटी, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। इसकी डेंसिटी हाई होती है और इसकी डेंसिटी लो होती है। तो आप ये देखोगे कि जो ह्यूमिड एयर है, जो आप देखोगे कि स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पर डिपेंड करता है, आप बोलोगे सर जी गामा पी अपॉन में डी। भाई डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप मुझे बता दो कि ड्राई एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी या मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप कहोगे सर मॉइस्ट एयर में जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, इट मींस, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो भाई यहां पर जो है मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है और ड्राई एयर में कम होती है। उसके बाद में तीसरी बात यानी चौथी बात होती है स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर। एयर की स्पीड पर कैसे डिपेंड करती है, तो ये दो तरीके से डिपेंड करती है। जब मान लो साउंड मैं इधर बोल रहा हूं तो मेरा साउंड इधर प्रोपोगेट कर रहा है और एयर भी इधर ही चल रही है। ठीक है, कि इधर इस डायरेक्शन में मेरी साउंड जा रही है वी, और इसी डायरेक्शन में क्या आ जाए, एयर की स्पीड आ जाए W4 विंड, मैंने मान लिया विंड की स्पीड चल रही है दोनों। तो भाई साउंड की स्पीड और ये दोनों जुड़ जाएंगी और इंक्रीज हो जाएगी साउंड की स्पीड। ठीक है, दूर तक जाएगी। लेकिन अगर मैं इधर बोल रहा हूं और विंड इधर चल रही है आप लोगों की, मैं इधर बोल रहा हूं विंड इधर चल रही है, तो साउंड की स्पीड भैया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ फंडे हैं जो आपको समझने हैं कि प्रेशर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, स्पीड पर ऑफ एयर पर या स्पीड ऑफ विंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर, तो फ्रीक्वेंसी पर भैया साउंड के स्पीड पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहीं फॉर्मूले में नहीं लिखी हुई है तो इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं जिन पर हमारी साउंड की स्पीड डिपेंड करती है, और किस तरह से डिपेंड करती है ये आपने समझा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगर ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो फटाफट से शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है, पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, देखो एकदम बढ़िया से ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, यानी दो या दो से ज्यादा वेव्स जब एक ही मीडियम में चल रही है, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनता है, यानी उनके चलने से एक नई वेव बनेगी। उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बाकी दोनों के डिस्प्लेसमेंट के, दो हैं तीन हैं जितनी भी वेव्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर आता है। ठीक है भाई, जब ढेर सारी वेव्स एक ही मीडियम में चल रही हैं तो उन सभी वेव से मिलकर एक नई वेव बनेगी ना, एक रिजल्टेंट वेव बनेगी ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वो जो नई वेव बन रही है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बाकी सभी के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोज करती है, यानी जब जो वेव एक दूसरे पर सुपर इंपोज करती है, सुपरपोज करती है, तो बेटा इसी फिनोमिना को आगे नाम दिया जाता है इंटरफेरेंस। तो ये लिखा भी है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अ मीडियम विद द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेम ही डायरेक्शन में चल रही है वो, ठीक है, दे सुपरपोज ईच अदर, तो वो एक दूसरे पर सुपरपोज करती हैं, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज द
इंटरफेरेंस, और इसी फिनोमिना को फिर हम आगे जाके नाम दे देते हैं इंटरफेरेंस। अब ये जो इंटरफेरेंस होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, देखो जब हमारे पास में वेव चल रही है, दो वेव चल रही है, ठीक है, एक इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है, और दूसरी वाली भी इसी तरह से चले कि उसका थ्रफ, इसका क्रस्ट, इसका क्रस्ट, इसका थ्रफ है तो इसका भी थ्रफ हो, फिर इसका क्रस्ट हो तो इसका भी क्रस्ट हो, ठीक है, तो दोनों जो क्रस्ट क्रस्ट है, थ्रफ थ्रफ है, वो आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि सर जब एक का क्या बन रहा है, थ्रफ बन रहा है इस तरह से, और दूसरी का क्या बन रहा है, क्रस्ट बन रहा है, ठीक है, तो फिर इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ फटाफट से, इस तरह से ये आगे काम करेंगी। तो इसका क्रस्ट है, इसका थ्रफ है, फिर इसका थ्रफ है, इसका क्रस्ट है, फिर इसका क्रस्ट होगा, इसका थ्रफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब ये वेव चलती है तो इनके सुपर इंपोजिशन से क्या बनेगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा, और इनसे बनेगा कंस्ट्रक्टिव। तो दो टाइप की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ गई कि जब दोनों दो वेव आपकी इस तरह से सुपर इंपोज करें कि उनका क्रस्ट और थ्रफ एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव। और जब दो वेव्स इस तरह से आपकी मूव करती हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे का थ्रफ, दूसरे का थ्रफ पहले का क्रस्ट, इस तरह से मूव करे, तो ये हो जाता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहीं से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है आपकी प्रोग्रेसिव वेव। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव और उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इक्वेशन इनकी बनेगी, ठीक है।